हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 पे आधारित है। अब ये 5+3+3+4 क्या होता है, इसको एक एक करके हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ 5 का मतलब ये होता है कि हमारी नई शिक्षा नीति में 5 का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि प्री प्राइमरी जो होते हैं उनके 3 साल और पहला और दूसरा क्लास इनके 2 साल, टोटल 5 साल हुए। इनकी जो पढ़ाई होगी ना वो NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी, यानी कि इनकी जो पढ़ाई होगी वो NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार होगी और इन्हें खेल कूद जैसे गतिविधियों से इन्हें पढ़ाया जाएगा। मतलब कि इस नई शिक्षा नीति में इन बच्चों को, इन छात्रों को, यानी कि प्राइमरी और 1-2 के छात्रों को किताबों के बोझ से सरकार ने मुक्त कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उन बच्चों के लिए अच्छी बात है जो इस नए सेशन में इस कक्षा में एडमिशन लेने वाले। दोस्तों, अगर अब बात करते हैं दूसरे स्टेज, यानी कि इस 3 का मतलब क्या होता है। इस 3 का मतलब होता है कक्षा 3 से 5 तक। यही हाँ, कक्षा 3 से 5 तक जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए विज्ञान, कला जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ से उनके सोच को थोड़ा विकसित करने की कोशिश की गई है इस नई शिक्षा नीति में। अब तीसरा स्टेज देखते हैं, यानी कि इस 3 का मतलब क्या होता है। इस 3 का मतलब है इस नई शिक्षा नीति में कि वर्ग 6 से वर्ग 8 तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी, जो क्लास में जो विषय पढ़ाया जाएगा, उनका एक सिलेबस होगा, एक पाठ्यक्रम होगा। अभी तक इसके पहले ना तो कोई सिलेबस लगाया गया जाएगा और ना ही कोई पाठ्यक्रम, लेकिन जैसे ये तीसरे स्टेज में आएंगे उनके लिए एक निश्चित सिलेबस और पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ेगी इसमें। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे स्टेज की। ये जो चौथा स्टेज है 4, इसमें आते हैं वर्ग 9 से वर्ग 12 तक। इसके छात्रों को किसी भी विषय में विशेष प्रकार की रुचि को समझा जाएगा और उन्हें उसी विषय में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों, इसमें मैं एक और चीज़ बताऊं आपको कि इसमें स्ट्रीमिंग सिस्टम को ख़त्म किया गया है। ये स्ट्रीमिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो भी छात्र होते थे वो पहले मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है कि वो साइंस ले रखा है अपने पढ़ने के लिए, अब बाद में उसकी रुचि जो है ना वो आर्ट्स में हो गया, तो वो आर्ट्स नहीं ले सकता था पहले, लेकिन अब स्ट्रीमिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब वो क्या करेगा कि अब वो साइंस के साथ अगर उसकी अभी रुचि आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, तो वो कॉमर्स को भी पढ़ सकेगा, या फिर वैसा स्टूडेंट जो आर्ट्स विषय ले रखा है उसकी रुचि अगर साइंस में है तो वो साइंस भी पढ़ सकता है। दोस्तों, ये स्ट्रीमिंग सिस्टम लागू करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के बाद एक नया नियम लगाया गया है कि इसमें क्या करना होगा कि आपको अपने विषय चयन के समय एक विषयों का पूल बनाना पड़ेगा। पूल का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप जब विषय चयन करते हैं तो उसमें जैसे आप साइंस विषय रखते हैं तो साइंस में आपको आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आपकी अभी रुचि है उसमें उसको भी दर्शाना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना कि आप अगर भविष्य में चाहें तो अपने विषय को बदल के दूसरे विषय पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर एक और परिवर्तन की बात तो इस शिक्षा नीति में की गई है कि आप 5वीं तक की पढ़ाई अपने बच्चों को उनके अपनी मातृभाषा या फिर लोकल लैंग्वेज में दिलवा सकते हैं। इसमें यह भी डाला गया है इस बात को कि 5वीं तक के छात्रों को उनके अपने मातृभाषा या फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर जैसे चीज़ों के भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आप एक चीज़ आप देखिए कि जापान और चाइना के जो विद्यार्थी होते हैं जो बहुत छोटे, यानी कि 5वीं कक्षा से ही वे लोग कंप्यूटर और विज्ञान में काफ़ी आगे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि 5वीं कक्षा से ही वे लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इस शिक्षा नीति में वो बात डाला गया है, अब भारत के बच्चे भी 5वीं कक्षा से कोडिंग शिक्षा की नॉलेज लेंगे। ये कोडिंग शिक्षा का मतलब होता है कि वे विज्ञान के अलावा कंप्यूटर साइंस भी जानेंगे, यानी कि तरह तरह के मोबाइल एप्लीकेशन जैसी चीज़ों पे भी वो थोड़ी सी उनकी समझ को बढ़ाई जाएगी, विकसित की जाएगी, जिससे उनका बौद्धिक विकास काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा 6ठी क्लास के जो छात्र होंगे उन्हें अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करने की पूरी छूट होगी और वे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी 6ठी क्लास के स्टूडेंट को पेंटिंग में रुचि है
तो वे किसी पेंटर के पास रह के अपनी इंटर्नशिप को पूरा कर सकता है, अपने प्रैक्टिकल को कर सकता है। मतलब कि इसमें छठे क्लास के स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप देने की पूरी बात कही गई है। बात 9वीं और 10वीं कक्षा की करें अगर, तो 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा की जो परीक्षाएं होंगी अब ये सेमेस्टर वाइज होंगी, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में 6-6 महीने का एक सेमेस्टर बनाया गया है। इसमें अब क्या होगा ना कि 2 सेमेस्टर के अंक जोड़ के ही आपके फाइनल अंक जो प्रमाण पत्र बनेंगे, अंक पत्र बनेंगे, उसमें जोड़ा जाएगा। यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जब फाइनल ईयर में जाऊंगा तो पढ़ूंगा। यानी कि अब आपका इसमें प्रथम ईयर का जो मार्क्स है वो उसमें काउंट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे स्टूडेंट होते थे जो उनके मन में ये धारणा होती थी कि चलो यार 2 साल का कोर्स है, 2 साल का क्लास है, तो 1 साल फर्स्ट ईयर क्यों पढ़ेंगे, दूसरे साल ही पढ़ लेंगे। ऐसा अब नहीं होगा। अब आपका इस प्रथम जो सेमेस्टर है उसका अंक, दूसरा सेमेस्टर उसका अंक, तीसरा सेमेस्टर उसका अंक और चौथा, इन सब के अंक को काउंट करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को भी आसान बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा कोई भी छात्र अपनी मर्जी के भाषा में, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी भाषा में वो दे सकता है। यानी कि मतलब कोई ऐसा होगा नहीं कि जो आपको ये फोर्स डालेगा कि आप इंग्लिश में ही दो या फिर हिंदी में ही दो। आप अपनी पसंद से बोर्ड की एग्जाम को लिख सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा खत्म होने के बाद जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा, उस रिपोर्ट कार्ड को 360 असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। ये 360 डिग्री असेसमेंट क्या होता है तो समझेंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपको अंक मिलेंगे बोर्ड की तरफ से, उसके बाद आपके जो क्लास टीचर है ना, वो भी उसमें नंबर देंगे। आप अपने आप को भी नंबर देंगे उसमें, मतलब कि आप अपना मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा आपके जो क्लास के सहपाठी हैं वो भी आपका मूल्यांकन करेंगे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो आपको अंक मिलने वाला है वो बोर्ड से नहीं मिले, बोर्ड से तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपके मतलब कहने का मतलब है कि आपके स्कूल में कैसी एक्टिविटी है उसके आधार पर आपके क्लास टीचर और आपके सहपाठी और आप खुद अपने आप को भी मूल्यांकित करके उसमें नंबर बिठा सकते हैं। इसके अलावा एक और नीति में एक नियम लागू किया गया है कि कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा एक इसमें नियम बनाया गया है। अगर आप मान लीजिए कि आप 12वीं की परीक्षा देते हैं और आप सोचते हैं कि हम कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन लें, लेकिन आपकी 12वीं का जो मार्क्स है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक नहीं है, तो उसके लिए इस नई शिक्षा नीति में एक CAT नियम बनाया गया है, मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, CAT। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 12वीं में आपका नंबर कम आता है, तो आप ये टेस्ट देकर इसमें जो भी अंक प्राप्त होगा, आप उस नंबर को अपने 12वीं के नंबर में जो प्राप्त किए हैं उसके साथ जोड़ देंगे और उस कॉलेज में आप जिस कॉलेज में चाहते हैं एडमिशन हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पे आपके मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी सरकार ने ये नीति बनाया है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी और एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया गया है कि जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो ग्रेजुएशन करने वालों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अपना नामांकन करवाया और करवाने के 1 साल बाद ही वो अपना मतलब किसी कारण से वो पढ़ाई छोड़ के चले गए, तो उनका वो सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में उस सर्टिफिकेट का भी वैल्यू दिया गया है। कैसे समझेंगे थोड़ा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप 1 साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो पूरा नहीं माना जाएगा। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इस चीज़ की व्यवस्था की गई है कि उनको भी एक डिग्री माना जाए। कैसे थोड़ा समझेंगे। अगर 4 साल के कोर्स में, अगर मान लीजिए कि इसको 4 साल में ग्रेजुएशन को 4 साल के वर्गों में बांटा है, 4 वर्गों में बांटा है, तो पहले वर्ग में अगर 1 साल का अगर आप कोर्स करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक पूरा कोर्स का मिलेगा, मतलब उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं। यानी कि उस सर्टिफिकेट का वैल्यू रहेगा, सर्टिफिकेट कोर्स उसको बोला जाएगा। दूसरा है, अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना, उससे डिप्लोमा का वैल्यू दिया जाएगा। तीसरा है, 3 साल अगर पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। और चौथा की बात है, अगर 4 साल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ग्रेजुएशन, तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री दी जाएगी। यानी कि अब इस तरह से इसे कहा जा सकता है कि अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो किसी न किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पढ़ाई करने छोड़ देंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को
मतलब उनका सर्टिफिकेट जो है वो बेकार नहीं होगा। इसके अलावा एक और बिंदु को जोड़ा गया है जिसे बोलते हैं बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि इस नीति में आप एक साथ बहुत सारे कोर्स को कर सकते हैं। उसके अलग अलग टर्म है, मैं किसी अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इतना समझ जाइए कि एक बैंक ऑफ क्रेडिट है जिसमें आप एक साथ बहुत सारे कोर्स को कर सकते हैं। इसमें ये सब चीज़ें डिजिटली होता है, ठीक है। इसके अलावा स्कूलों में अब संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पे जोर दिया जाएगा, यानी कि सभी स्कूलों को ये बोला जाएगा कि आप संस्कृत को छोड़ो नहीं और बल्कि उसका बढ़ावा दो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि प्राय स्कूलों में संस्कृत पढ़ाना ही बंद कर दिया गया है, वो मात्र एक विषय की तरह रह गया है, लेकिन कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता है। तो अब पूरी तरह से संस्कृत पढ़ाने पे भी और बच्चों को पढ़ने पे भी जोर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कि स्कूली फीस के बारे में, जिसके चलते हमारे छात्रों के जो गार्जियन थोड़ा चिंतित रहते हैं, तो चिंता मत कीजिए। अब इस नियम में ना एक निश्चित फीस को ऐड कर दिया गया है स्कूल और कॉलेजों के लिए कि वो स्कूल और कॉलेज सरकार द्वारा तय फीस के अनुसार से ज़्यादा फी नहीं लेगा। अगर 1 रुपया भी ज़्यादा लेता है तो उसे बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस नीति में ये भी लिखा गया है। तो इस नई शिक्षा नीति के लिए जो बिल तैयार किया गया है, उस बिल का नाम दिया गया था नेशनल हायर एजुकेशन। ये इस बिल को कैबिनेट में पेश कर दिया गया है। अब ये संसद में पारित करके कानून बना दिया जाएगा और सभी राज्य के सरकारों को इस नई शिक्षा नीति को मानना पड़ेगा। दोस्तों, आपके मन में अभी ये बात चल रहा होगा कि आखिर यह नीति लागू कब से होगा। तो 2021-22 का जो सेशन है उसमें यह नीति लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कोरोना काल के चलते कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब ये शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई थी, उसमें टारगेट इसका यही रखा गया था कि 2021 और 22 के सेशन में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो संभवतः इसे लागू कर दिया जाएगा इस सेशन में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।